रमशा और राबिया ने तो पूरी प्लानिंग की थी सज्जल को तैमूर पाशा से दूर रखने के लिए, लेकिन किस्मत है कि सज्जल को तैमूर पाशा के करीब ले जाने पे तुली हुई है। दूसरी तरफ सालार ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पहले तो सज्जल की जॉब ख़त्म करवाई और फिर जानबूझ के अपने ऑफिस से उसे जॉब ऑफ़र के लिए कॉल करवाई। लेकिन सज्जल जब सालार के ऑफिस जाती है तो सामने सालार को देखकर पहले तो ठठक जाती है, फिर आगे बढ़ के कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे जैसे घुमंडी इंसान के ऑफिस में काम करूंगी। सालार कहता है ज़रूरत तुम्हें मजबूर कर देगी यहाँ काम करने पे, क्योंकि मैंने सारा पता चला लिया है कि तुम इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हो और तुम्हारे घर का सारा खर्च तुम्हारी सैलरी पे चलता है। तो माय डियर, अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं मेरे ऑफिस को ज्वाइन करने के अलावा। लेकिन सज्जल सालार को साफ बता देती है कि मेरी ज़रूरत जितनी भी बड़ी हो मेरी इज़्ज़त से ज़्यादा बढ़ के नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ काम करना अपनी तौहीन समझती हूँ। और जहाँ तक जॉब की बात है तो पहले भी मुझे मेरी एबिलिटीज़ पर जॉब मिली थी और अभी भी मुझे यकीन है कि मैं इतनी केपेबल हूँ कि किसी बेहतर जगह पे जॉब तलाश कर लूँगी। सज्जल तो एक तरह से सालार के मुंह पे उल्टे हाथ का थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है, जबकि सालार जुज़ बुज़ होकर रह जाता है, क्योंकि उसने तो यही प्लान किया था कि सज्जल मजबूर है और मजबूरी के तहत उसे चारों नाचार मेरी जॉब ऑफ़र कबूल करना ही पड़ेगी और उसके बाद उसे ऐसा जलील करूँगा कि याद रखेगी। लेकिन ये क्या, सालार का तो सारा प्लान ही नाकाम हो गया। जबकि दूसरी तरफ ताबिश सज्जल से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला है एक ऑर्फनेज में टीचिंग की पोस्ट वैकेंट है, तुम अपनी सीवी लेकर वहां जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारी जॉब वहां हो जाएगी। सज्जल जब वहां इंटरव्यू के लिए जाती है तो तैमूर पाशा को वहां देखकर हैरान हो जाती है और उसे बाद में पता चलता है कि तैमूर पाशा इस ऑर्फनेज का डोनर है। और फिर तैमूर पाशा जिस तरह बच्चों से घुल मिल रहा होता है तो वो सोचती है कि मैं तो तैमूर पाशा को बुरा इंसान समझती थी कि इसने मेरी फूफो को इतनी तकलीफ़ दी कि वो इस दुनिया से ही चली गई, लेकिन ये तो बहुत अच्छा इंसान मालूम हो रहा है। तैमूर पाशा भी सज्जल को जब वहाँ देखता है तो जाहिर है उसे पहचान तो जाता है, बल्कि उसे तो हमेशा ही सज्जल को देखकर अपनी मेहरुन्निसा की शबी नज़र आती है। बहरहाल जब दोनों की आपस में बात होती है सज्जल की जॉब तो कंफर्म हो ही जाती है, लेकिन बातों ही बातों में फूफो की डायरी का तस्करा चलता है। सज्जल जब तैमूर पाशा को बताती है कि दादा अब्बू के पास फूफो की कोई डायरी थी, वो जब भी अकेले होते थे उस डायरी को पढ़ते थे और बहुत रोते थे। तैमूर पाशा तो बेचैन हो जाता है, उसे याद आता है कि मेहरुन्निसा को डायरी लिखने की आदत थी और उसकी डेथ के बाद उसने मेहरुन्निसा की डायरी बहुत तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिली तो आखिर तैमूर पाशा ने भी हार मान के उसकी तलाश छोड़ दी थी। लेकिन आज सज्जल के मुंह से जब डायरी का तस्करा सुनता है तो बेचैन हो जाता है और सज्जल से कहता है कि बेटा, आप उस डायरी के बारे में कुछ जानती हैं, क्या आप वो डायरी मुझे दे सकती हैं? सज्जल तो हैरान हो जाती है कि उस डायरी को पढ़ के दादा अब्बू भी बहुत रोने लगते थे और तैमूर पाशा भी उस डायरी के लिए इतना कंसर्न्ड है, तो पूछ ही लेती है कि आखिर ऐसा क्या है उस डायरी में। तो तैमूर पाशा आंखों में आंसू लिए सज्जल से कहता है कि उस डायरी में मेरी ज़िंदगी है जिसे अब तुम आसान कर सकती हो, और मिन्नत करता है कि प्लीज़ बेटा, अगर वो डायरी तुम्हारे पास है तो मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, वो डायरी मुझे दे दो। उस डायरी की खातर तो मैं अपनी पूरी दौलत जायदाद तक लुटाने को तैयार हूँ। सज्जल तैमूर पाशा को जब इतना इमोशनल होते देखती है तो खुद भी इमोशनल हो जाती है। सज्जल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तैमूर पाशा से वादा करती है कि बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको वो डायरी ज़रूर लाके दूंगी। तैमूर पाशा के दिल को तो जैसे सुकून मिल जाता है। लेकिन घर जाके जब सज्जल राबिया से कहती है कि आपने वो डायरी मुझसे लेके कहीं रखी थी, प्लीज़ वो डायरी मुझे दे दें क्योंकि वो डायरी तैमूर पाशा को चाहिए, तो राबिया तो डायरी देने से साफ इनकार कर देती है और सज्जल से कहती है कि आज के बाद मुझसे डायरी के बारे में बात भी मत करना, भूल जाओ उस डायरी को। तो सज्जल राबिया से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है उस डायरी में कि तैमूर पाशा उस डायरी के लिए अपनी पूरी दौलत जायदाद तक लुटाने को तैयार है।
प्लीज़ आप मुझे वो डायरी दे दें, क्योंकि मैं तैमूर पाशा से वादा कर चुकी हूँ और मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकती। राबिया तो जब सज्जल की ज़िद देखती है तो एक ज़ोरदार झांपड़ उसके मुंह पे रसीद कर देती है और कहती है कि अगर आज के बाद तुमने उस डायरी का जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो डायरी मैं तुम्हें या तैमूर पाशा को कभी नहीं दे सकती। इसके बाद राबिया सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द उस डायरी को कहीं गायब कर देना चाहिए, बल्कि जला ही देना चाहिए, क्योंकि अगर सज्जल के हाथ वो डायरी लग गई तो मेरा और रमशा का सारा राज सज्जल के सामने और तैमूर पाशा के सामने खुल जाएगा। और ये जो पैसे की रेल पेल हो गई है मेरी ज़िंदगी में, ये सब कुछ तो मुझसे छिन जाएगा। और वैसे भी रमशा ने अपनी माँ को ये धमकी दी थी कि अगर कभी भी मेरा राज तैमूर पाशा के सामने खुला तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो राबिया भला ये रिस्क कैसे ले सकती है, जबकि वो अपनी बेटी से भी बहुत मोहब्बत करती है और दौलत का चस्का भी अब उसे लग चुका है। राबिया की परेशानी इतनी बढ़ती है कि उसका बीपी शूट कर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सज्जल तो जब अपनी माँ को ज़मीन पे गिरा देखती है तो ख़ुद को ही कोसती है कि काश मैंने तैमूर पाशा से उस डायरी का वादा ही ना किया होता और अम्मी से डायरी के बारे में पूछती ही ना। मेरी वजह से अम्मी की ये हालत हो गई। दूसरी तरफ अर्जुमंद का तो बस नहीं चलता कि इस रमशा को जान से ही मार दे, क्योंकि तैमूर पाशा अब अर्जुमंद और उसकी बेटी अलीज़े को मुकम्मल तौर पे इग्नोर करने लगा है, जबकि रमशा के साथ हर वक्त खुशगपियों में मसरूफ़ होता है। और फिर जब अर्जुमंद रमशा को सालार के कमरे से निकलते हुए देखती है तो उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है कि ये लड़की कितनी चालाक है। एक तरफ तैमूर पाशा को अपने इशारों पे चला रही है, दूसरी तरफ सालार को भी अपने कब्ज़े में करना चाहती है। इसलिए रमशा को रोकती है और गुस्से से उसे कहती है कि तैमूर की बेटी बनकर उसकी जायदाद की हिस्सेदार तो तुम बन ही गई हो और अब सालार को भी फंसाने के चक्कर में हो। सालार को मोहरा बना के बाकी की जायदाद पर भी कब्ज़ा करना चाहती हो। तो रमशा हंसते हुए अर्जुमंद को मज़ीद जलाने के लिए कहती है कि भाई वाह, आप तो बड़ी समझदार निकली। अर्जुमंद रमशा से साफ कह देती है कि इस घर में तुम तैमूर की वजह से आई हो, तैमूर तक ही महदूद रहो, बाकी घर वालों से ख़ास तौर पे सालार से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रमशा को अब ये तो अच्छे से पता है कि अर्जुमंद उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बड़ी दीदा दलेरी से अर्जुमंद से कहती है कि मैं आपकी बकवास सुनने की पाबंद नहीं हूँ। और दूसरी तरफ रमशा का एक्स बॉयफ्रेंड अहमद अपने दोस्त से डिस्कस करता है कि मुझे ये समझ नहीं आती, ये गरीब से घर से ताल्लुक़ रखने वाली रमशा अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में गार्ड्स के साथ घूमती है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें आजकल की लड़कियों का पता है ना, रमशा ने भी कोई अमीर मुर्गा फंसा लिया होगा। लेकिन अहमद कहता है कि अगर मैंने रमशा से अपनी बेइज्जती का और अपनी माँ की मौत का बदला लेना है तो मुझे पता चलाना ही पड़ेगा कि वो अमीर मुर्गा आखिर है कौन। और अब वैसे भी अहमद की जॉब तो पाशा ग्रुप ऑफ कंपनीज में होने ही वाली है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रमशा तक और उसके राज तक पहुँच ही जाएगा, जबकि बाकी का राज उस डायरी में कैद है जो अब राबिया जलाना चाहती है। लेकिन हो सकता है कि इससे पहले ही वो डायरी सज्जल के हाथ लग जाए। तो नाजरीन, आपको भरम ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।